दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और आपको इंडिकेटर के साथ इंट्राडे में ट्रेडिंग करने को प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इसके ज़रिए आपको एक आसान सी स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके ज़रिए भी आप इंट्राडे में अच्छी तरह से ट्रेड कर सकेंगे। तो चलिए अभी ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं वो होने वाली है 5 मिनट की, यानी कि 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने शुरुआत में ही आपको कहा कि हम यहाँ पे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर। उसके बाद फाइंडिंग नैरो रेंज। अभी नैरो रेंज क्या होती है, चार्ट पे इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नैरो रेंज को आइडेंटिफाई करके उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं है कि नैरो रेंज का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पे आगे जाकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि चार्ट पे नैरो रेंज का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है। नैरो रेंज के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि प्रॉपरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ड्रॉ नहीं कर पाते और उसकी वजह से उनकी ट्रेडिंग सही से नहीं जाती। तो नैरो रेंज का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो ड्रॉ कर रहा है हमें चार्ट पे, उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है तो वो भी हमें पहले से ही आना चाहिए, वो स्किल हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे जाकर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी किस तरह से ड्रॉ करना है और प्रॉपरली किस तरह से ड्रॉ करना है वो बताने वाला हूँ। उसके बाद मार्केट, किस तरह के मार्केट में हम ट्रेड करेंगे, तो लिक्विड स्टॉक्स में हम ट्रेड करने वाले हैं। लिक्विड स्टॉक यानी क्या, कि ऐसे स्टॉक की जिसमें हाई वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया होता है। इन लिक्विड स्टॉक में या तो जिसमें ड्राई वॉल्यूम होता है उस तरह के स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करने वाले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी होगी बिफोर ट्रेडिंग। अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि नैरो रेंज क्या होता है और नैरो रेंज ब्रेकआउट क्या होता है। तो नैरो रेंज सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। तो जब भी चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं तो हम कहते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जब भी स्टॉक के चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं हम कहेंगे कि डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। और जब भी चार्ट पे इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बनते तो हम कहेंगे कि ये साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। इसमें से हमें पहले साइडवेज ट्रेंड क्या होता है वो पता करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह के एक रेंज में, मैं यहाँ पे एक रेंज मार्कआउट कर रहा हूँ और ये रेंज में जब भी ये नीचे आता है तो ये लेवल पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाएगा तो ये लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा यही लेवल पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाने के बाद यही लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा। तो इस तरह से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करते रहता है। तो इसको हम साइडवेज रेंज या तो साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। जब भी यही जो रेंज होती है ये जब भी नैरो हो जाती है, यानी कि ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला सपोर्ट ये पूरी तरह से नैरो होता है, यानी कि यहाँ पे जो टॉप और बॉटम बन रहे थे उसका जो डिस्टेंस था तो ये डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही कम हो जाता है और इतना सा छोटा डिस्टेंस बनता है और इसके अंदर स्टॉक ट्रेड करते रहता है। तो इसको नैरो रेंज कहते हैं। यहाँ पे ये वाइड रेंज थी और ये जो हमने अभी ड्रॉ की है ये नैरो रेंज है। तो ये नैरो रेंज के ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है, क्योंकि अगर कोई सिक्योरिटी या तो पर्टिकुलर स्टॉक कुछ समय के लिए नैरो रेंज में अटक कर ट्रेड करता है तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे ट्रेडर्स कंफ्यूज्ड है, बायर्स भी कंफ्यूज्ड है और सेलर्स भी कंफ्यूज्ड है कि कौन से डायरेक्शन में प्राइस जाने वाली है। तो उसके वजह से ज़्यादा यहाँ पे वोलाटिलिटी नहीं दिखती। एक ही रेंज में, एक छोटे से रेंज में स्टॉक बहुत सारे समय के लिए ट्रेड करता रहता है और फाइनली जाकर एक ब्रेकआउट मिलता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वो में भी ऊपर के साइड में हो सकता है या तो नीचे के साइड में हो सकता है, लेकिन एक डायरेक्शन में जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो वो डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट बनता है तो बायर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि ब्रेकआउट ऊपर के साइड में, तो यहाँ पे अभी बाइंग प्रेशर बढ़ेगा, अप साइड में मूवमेंट आएगी और यहाँ पे बहुत सारी बाइंग होना शुरू होती है और उसके वजह से स्टॉक प्राइसेस में अप साइड में मूवमेंट आती है। उसी तरह से जब भी ब्रेक डाउन होता है यानी कि ब्रेकआउट निचले साइड में होता है तो यहाँ पे सेलर्स क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ पे अभी ब्रेक डाउन हुआ है, यानी कि यहाँ पे अभी सेलर्स प्रेशर बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे और भी सेलिंग आना शुरू होती है और अल्टीमेटली
प्राइसेस नीचे जाते हैं। तो यही जो नैरो रेंज है इसका हम आइडेंटिफिकेशन करके उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। कभी कभी नैरो रेंज आपको इस तरह से ऊपर के साइड में भी दिखेगा, कभी कभी इस तरह से नीचे भी आता हुआ दिखेगा, लेकिन ये जो रेंज होता है यहाँ पे हमें प्रॉपर सिग्नल मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये इस तरह से ऊपर जाते जाते ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंडिकेटर का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि RSI वगैरह हम ले सकते हैं कि ओवरबॉट में है क्या। क्योंकि अगर इस तरह से अपर साइड में नैरो रेंज रहेगी और ऊपर के साइड में बड़े वाले कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट देगा और ऑलरेडी RSI ओवरबॉट रहेगा, तो यहाँ पे फिर मोमेंटम कितना ऊपर जाएगा वो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि अगर ओवरबॉट है तो फिर नीचे आने की संभावना होती है। तो उसकी वजह से ये जो नैरो रेंज है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो जाती हुई नैरो रेंज है, इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और प्योरली जो साइडवेज रेंज यहाँ पे बन रही है जो कि नैरो रेंज है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके उसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रेंज के बारे में क्लियर हुआ होगा। अभी एक आगे जाकर हम एग्जांपल देखने वाले हैं, वहां पे मैं थोड़ा क्लियरली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नैरो रेंज का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है, उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से मार्कआउट करना है और फिर आगे जाकर ट्रेड भी किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल पे आप समझ लेने की कोशिश करेंगे तो ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। ये प्रीवियस डे की लास्ट 5 मिनट वाली कैंडल है और ये जो कैंडल है यहाँ से ये पर्टिकुलर डे की शुरुआत हुई है। हमें क्या करना है, जब भी नैरो रेंज का आइडेंटिफिकेशन होता है तो नैरो रेंज का आइडेंटिफिकेशन आपको 5-6 कैंडल में नहीं मिलेगा, कम से कम 10, 15, 20 कैंडल्स प्रिपेयर होने देने हैं 5 मिनट के। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि ये नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है क्या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से 4-5 कैंडल नैरो रेंज में ट्रेड करते हुए दिखते हैं और फिर ये नीचे इस तरह से आने लगता है। तो ये इस तरह से नहीं आइडेंटिफाई करना है, हमें थोड़ा वेट करना है। इसके लिए हमें एटलीस्ट मोर देन एटलीस्ट 10 कैंडल्स तो प्रिपेयर होने देना है। मान लीजिए इस तरह से 10 कैंडल के लिए नैरो रेंज में है तो यहाँ से हम इसको ट्रैक करेंगे। कभी कभी 15 कैंडल बन सकते हैं, 20 बन सकते हैं। जितने ज्यादा ये नैरो रेंज का दायरा बढ़ रहा है उसका ब्रेकआउट उतना ही बड़ा आएगा और उतनी तेजी से उसमें मूवमेंट आएगी। जितना ज्यादा रेंज रहेगा उतना तेजी से उसमें ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट आएगा, मे बी निचले साइड में या तो अपर साइड में। तो उसके वजह से हमें क्या करना है, 4-5 कैंडल प्रिपेयर होने के बाद इसको नहीं देखना है, एटलीस्ट 10 कैंडल को प्रिपेयर होने देने हैं। 10 कैंडल जब भी प्रिपेयर होते हैं तो हमें पता लगेगा कि स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो नैरो रेंज का हमें आइडेंटिफिकेशन होता है, लेकिन इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मार्कआउट करने हैं। इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट करने के बाद अभी हमें इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्कआउट करना है पहले हम ये देखते हैं। तो ये फर्स्ट कैंडल थी, फिर ये सेकेंड, थर्ड, आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 कैंडल हमारे सामने आ गए। कम से कम 10 कैंडल जब भी प्रिपेयर होते हैं तो आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट करना है। तो वो किस तरह से, तो हाईएस्ट हाई लेना है नैरो रेंज का। तो जो यहाँ पे बना था मैं वो लेता हूँ और इसका हाईएस्ट हाई लेने के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। उसी तरीके से इसका लोवेस्ट लो मार्कआउट करना है, इस तरह से मैं मार्कआउट करता हूँ। तो यहाँ तक जो 10th कैंडल थी ये फर्स्ट से, तो हमने ये रेंज को देखा, यहाँ तक हमें पता लग रहा था कि ये नैरो रेंज में अटक सकता है। तो उसके वजह से हमने क्या किया, तो हाईएस्ट यहाँ पे जो भी हाई बना था तो वो ले लिया और यहाँ पे 10 कैंडल में जो भी सबसे लोवेस्ट लो है वो लिया। तो हाईएस्ट हाई लिया और लोवेस्ट लो लिया, तो कैंडल में सबसे ऊपर वाला हाई, सबसे नीचे वाला लो, और दोनों को पकड़कर हमने इस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्कआउट किया। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि नैरो रेंज का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से मार्कआउट करने हैं। जैसे ही आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट करते हैं तो आपको खाली वेट करना है ब्रेकआउट का। अब ये ब्रेकआउट कब होगा हमें पता नहीं है, हमें खाली वेट एंड वॉच करना है, पेशेंस के साथ हमें उसमें देखते रहना है कि ये ब्रेकआउट कब बनता है। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल कैंडल्स के लिए ये स्टॉक इस तरह से नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था और ये 5 मिनट के कैंडल से, तो आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने कैंडल से और कितना टाइम हमें वेट करना पड़ा। तो 10 कैंडल होने के बाद भी हमें कुछ कैंडल्स के लिए वेट करना पड़ा ब्रेकआउट का। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे मिलना चाहिए। जब भी ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे मिलता है तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करनी चाहिए, कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ये केस में देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हमें दिया है, जो कि एंट्री से स्टॉप लॉस देखेंगे तो खाली इतना डिस्टेंस का हमें दिख रहा है और एंट्री से टारगेट देखेंगे तो बहुत ही बड़ा हमें दिख रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1:4 के आसपास ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा, यानी कि 1 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा तो 4 रुपीज तक का टारगेट हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखा। तो इस तरह से बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है,
पहले तो स्टॉक रेंज में चला गया, यहाँ पे रेंज में जाने के बाद बायर्स और सेलर्स पूरी तरह से कंफ्यूज थे, लेकिन जहाँ पे ब्रेकआउट बना अपर साइड में, यहाँ पे क्लैरिटी आ गई कि यहाँ पे अभी बायर्स एक्टिव होंगे, बायर्स प्रेशर बढ़ेगा और जो भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से वो एग्जिट करेंगे, तो सेलर्स कम होने लगेंगे, बायर्स बढ़ने लगेंगे और अल्टीमेटली बाइंग प्रेशर बढ़ने की वजह से प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी अपर साइड में। और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे ब्लास्ट होता हुआ दिखा है अप साइड में। तो इस तरह से मोमेंटम बनता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हमें ध्यान में रखनी होगी। नो ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हालांकि आपको मल्टीपल स्टॉक इस तरह के रेंज ब्रेकआउट में यानी कि नैरो रेंज ब्रेकआउट में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपको मिल भी रहे हैं तो 1 से 2 ही ट्रेड लेने हैं, ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। नो ओवर ट्रेडिंग है, ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना है। अवॉइड लो वॉल्यूम स्टॉक्स, तो जिसमें लो वॉल्यूम है उसमें ट्रेड नहीं करना है। प्रॉपर नैरो रेंज फॉर्मेशन, तो नैरो रेंज के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि नैरो रेंज किस तरह से बन रही है। किसी भी रेंज को हम उठाकर नैरो रेंज कंसीडर करके ट्रेड नहीं करेंगे। अभी मैंने जिस तरह से बताया है आपको, कम से कम वो रूल्स को तो ध्यान में रखते हुए हमें नैरो रेंज का आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके फॉर्मेशन का वेट करना है और उसके बाद ही हमें उसमें ट्रेडिंग का सोचना है। अवॉइड लास्ट 30 मिनट्स, जब भी हम नैरो रेंज ब्रेकआउट के साथ ट्रेड करते हैं तो अगर लास्ट 30 मिनट्स के अंदर अंदर नैरो रेंज बनती हुई दिख रही है या तो उसका ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा है तो वहां पे ट्रेड नहीं करना है, टोटली इग्नोर करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। क्योंकि ब्रेकआउट भी होगा तो उसके पास टाइम कम रहेगा हमारा टारगेट मिलने के लिए। तो अगर लास्ट 30 मिनट्स में ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ सिग्नल मिल रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, स्टॉक को इग्नोर करना है। फॉलो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नए से सीखते हैं तो हमें उस स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। लाइव मार्केट में वो स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट करती है, स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, उसके बारे में पता नहीं होता। तो उसके वजह से पहले हमें बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी होगी, उसके बाद हमें लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के साथ जाना होगा। पहले हम बहुत सारी पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि 2-3 महीने के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट देख लीजिएगा कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है क्या। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है तो पहले आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।